हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन लिस्ट करियर पॉइंट। आइए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जनरल इंग्लिश के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनकी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आज स्टार्टिंग करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग लिख ले रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है एक बार जाके देख लें, जिससे कि उनको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा रहता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें कर लें आज की क्लास में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ग्रामर हम लोग क्यों पढ़ते हैं? कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, ठीक है, बहुत सी अन्य भाषाएं हैं, लेकिन किसी भी भाषा को अगर हमें पढ़ना होता है तो सबसे नंबर 1 पर ग्रामर ही क्यों पढ़ी जाती है? ठीक है, बताइए भाई। देखिए, ग्रामर क्या होता है, इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो कहते हैं व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। क्योंकि हम लोग हिंदी भाषा अच्छे से समझ सकते हैं, हमारी मातृभाषा है, ठीक है, मदर टंग है, इस वजह से हम लोग जो है हिंदी को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए हमें व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हम उसको अभी तक सुनते चले आए हैं ना, आपस में बातचीत करने की भाषा भी हिंदी रही है। ठीक है, लेकिन अगर हमें किसी दूसरी भाषा को समझना हो, ठीक है, या फिर हमें उसको लिखना हो या बोलना चाहें, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? उस भाषा की ग्रामर को सीखना पड़ेगा, व्याकरण को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रामर क्या है या व्याकरण क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को पॉइंट ध्यान में रख करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर क्या है? तो कह सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर जो है वो एक रूल्स का कलेक्शन है। ठीक है, जिसका प्रयोग करके हम इंग्लिश भाषा को बोल सकते हैं, उसे लिख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए एक लाइन में इसको डिफाइन कर लेते हैं, द रूल्स। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे लिखेंगे द कलेक्शन, लिख लें। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ इसेंशियल, इसेंशियल माने आवश्यक। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ एसेंशियल रूल्स टू अंडरस्टैंड। अब देखिए अंडरस्टैंड वाली जो बात है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंड कॉमा टू राइट और टू स्पीक, ठीक है, प्रॉपरली। क्या लिखा है यहाँ पर? द कलेक्शन ऑफ एसेंशियल रूल्स टू अंडरस्टैंड, टू राइट और टू स्पीक एनी लैंग्वेज प्रॉपरली। यहाँ पर एनी लैंग्वेज जोड़ लेंगे। ठीक है, किसी भी भाषा को, एनी लैंग्वेज प्रॉपरली इज कॉल्ड ग्रामर। ठीक है, मतलब क्या हो गया? कह रहे हैं कि द कलेक्शन ऑफ एसेंशियल रूल्स, आवश्यक नियमों का एक कलेक्शन या फिर संग्रह है। ठीक है, काहे के लिए? वो टू अंडरस्टैंड माने समझने के लिए, टू राइट माने लिखने के लिए, अथवा टू स्पीक या फिर बोलने के लिए, किसी भी भाषा को प्रॉपरली माने अच्छी तरीके से, वो कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है? ग्रामर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप समझ गए होंगे, मतलब किसी भी भाषा को अगर हमें अच्छी तरीके से लिखना है, अच्छी तरीके से उसको समझना है या बोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस भाषा का हमको क्या आना चाहिए? ग्रामर आना चाहिए। ठीक है, ग्रामर आना चाहिए। ग्रामर में क्या होता है? कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, नियमों का संग्रह ही ग्रामर कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने टॉपिक पर। भाई इंग्लिश ग्रामर को हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्रामर की लैंग्वेज डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब ग्रामर की शुरुआत कहाँ से होती है? अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर की शुरुआत कहाँ से होती है, तो अगर हम लोग अपनी हिंदी भाषा को ही लेकर देखें, जब हम लोग हिंदी भाषा को सीखना शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या सीखते हैं? सबसे पहले हम लोग अक्षर सीखते हैं ना। क्या सीखते हैं? अक्षर सीखते हैं, जिसको कि हम लोग वर्ण भी बोलते हैं, है ना, वर्ण भी बोलते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। इंग्लिश भाषा सीखेंगे, कोई भी भाषा आप सीखेंगे, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे कोई भी भाषा हो, लैटिन भाषा कोई भी हो, सबसे पहले हमको क्या सीखना है?
अक्षर। अगर इंग्लिश भाषा हम लोग सीख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेटर। ठीक है, सबसे पहले क्या सीखना चाहिए हमको, लेटर सीखना चाहिए। ठीक है, लेटर को हम लोग हिंदी में अक्षर बोल देते हैं, वर्ड बोल लेते हैं। ठीक है, अच्छा लेटर जो होते हैं अगर अंग्रेजी भाषा में बात करें तो हम लोग कितने होते हैं, 26 होते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल सभी को पता होती है। ठीक है, 26 लेटर्स होते हैं और उनको क्लासिफाई किया जाता है वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में। ठीक है, स्वर और व्यंजन में। अच्छा अब देखिए यहाँ पर जो 26 लेटर्स हैं, अगर हम लोग हिंदी की बात करें, हिंदी में हमारे जो अक्षर होते हैं उनके समूह को क्या बोलते हैं, उनके समूह को बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्णमाला। तो यहाँ पर भी हम लोग लेटर्स के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, अल्फाबेट बोलेंगे, अल्फाबेट बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे अल्फाबेट क्या है, तो अल्फाबेट इज द कलेक्शन ऑफ लेटर्स। ठीक है, इन अ प्रॉपर वे, मतलब एक सही ढंग से अक्षरों का संग्रह क्या कहलाता है, वर्णमाला या फिर अल्फाबेट कहलाता है। चलिए, तो यहाँ पर हम बेसिक जानकारी लेटर्स के लिए लिए। अच्छा अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि लेटर्स है क्या, डेफिनेशन क्या है, तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। अगर हमें किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो सबसे पहले लेटर्स सीखने होंगे। ठीक है, चलिए अब अंग्रेजी भाषा में लेटर्स को लिखने की बात की जाए तो दो तरीके से लिखते हैं, एक तो कैपिटल लेटर्स में, ठीक है, और स्मॉल लेटर्स में। तो ये तो रही कुछ बेसिक जानकारी। ठीक है, चलिए अगले पेज पे देखते हैं। जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ग्रामर क्या है, कुछ रूल्स का एक कलेक्शन है, और उन रूल्स में सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है यहाँ पर, अल्फाबेट या फिर कह सकते हैं लेटर। अच्छा अब लेटर्स के बाद में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से शुरू हो जाता है, वर्ड। ठीक है, वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द। देखिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए लेटर तो हमको सीखना ही है ना, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर हमें वो लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लेटर्स तो पहले ही सीखने पड़ेंगे, कैसे लेटर्स बनाते हैं पहचानना आना चाहिए। जब लेटर्स सीख जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्ड बनाना सीखते हैं, वर्ड फॉर्मेशन करना सीखते हैं। ठीक है, अगर हम वर्ड की डेफिनेशन पूछे तो क्या होगा, मतलब लेटर्स को अगर हम कंबाइन करके लिखें और उस कॉम्बिनेशन का अगर कोई सेंस निकल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ग्रुप वर्ड कहलाएगा। ठीक है, वर्ड कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। कह सकते हैं द combination of two or more letters, ठीक है, which produces a sense। ठीक है, मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन माने एक कंबाइन करना, जोड़ना। ठीक है, किसको जोड़ना है, टू और मोर लेटर्स, दो या अधिक अक्षरों को, विच प्रोड्यूसेस अ सेंस, और ये जो कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या करे, एक सेंस दे, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। ठीक है, विच प्रोड्यूसेस सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ठीक, उसे क्या कहते हैं हम लोग, शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब जरा हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा सा सीखते हैं यहाँ पर। अब अगर हम लोग यहाँ पर वर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब देखिए कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे कि हिंदी की बात करें अगर हम लोग, तो ढेर सारे शब्द हम लोग डेली यूज करते हैं, बोलते हैं, है ना। ऐसे ही अंग्रेजी भाषा में भी अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत से वर्ड्स हैं। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, एक ये वर्ड हो गया, ठीक है, एक मैंने ये वर्ड लिख दिया, इसके बाद मैंने लिखा गो, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया गुड, ठीक है, इसके बाद में द लिख दिया, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया इनटू। अच्छा, इसके बाद में मैंने कह दिया ब्रेवो। ठीक, इस तरीके से कुछ वर्ड्स यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, अच्छा मैंने लिख दिया वेरी। ठीक है, इस तरीके से कुछ वर्ड्स लिखे, देखिए ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी है, ये सभी क्या है, वर्ड है। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्या ये सारे वर्ड्स एक ही जैसे हैं, क्या ये सारे वर्ड्स एक ही जैसे हैं, क्या इनमें कोई अंतर नहीं है, ये या फिर ये कोई भी वर्ड अगर आप ले लेंगे तो हमें नहीं लग रहा कि एक ही जैसे हैं। मतलब यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि किसी भी भाषा में कई प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है, अब बात ये उठती है कि भाई जब इतने ढेर सारे शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, अभी मैं और भी लिख सकता हूँ, तो क्या इन सबको अलग अलग प्रकारों में बांट दिया जाए, तब तो फिर याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से क्या किया गया, इन शब्दों को समझने के लिए इनका क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया।
अब यहाँ पर आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अगर हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होगी शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण। अब देखिए जैसे कि डेली हम लोग जो भी बातें बोलते हैं ये क्या कहलाती है, ये कथन कहलाती है। क्या कहलाती है? कथन कहलाती है, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट, ठीक है। अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट किया, मतलब किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बात कही, तो उस बात में या उस स्टेटमेंट में भाई कम से कम 2 या फिर मोर वर्ड्स तो होंगे ही, है ना, 2 और मोर वर्ड्स होंगे। लेकिन सारे वर्ड्स एक जैसे नहीं है, ठीक है। लेकिन उस स्टेटमेंट में जितने भी वर्ड यूज हुए हैं उनकी पोजीशन सबकी जो है वो डिफाइन कर देगी कि किस वर्ड को किस रूप में यूज किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स जो है, अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें, कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, देखिए द ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ठीक है, पोजीशन और प्लेस ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस, सेंटेंस कह सकते हैं, या अभी हमने सेंटेंस की बात नहीं की है तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन और प्लेस ऑफ अ वर्ड इन अ स्टेटमेंट देयर आर एट टाइप ऑफ वर्ड्स। शब्दों के कितने प्रकार हो जाएंगे? 8 प्रकार हो जाएंगे, ठीक है। और यही जो हमारे 8 प्रकार होते हैं, दीज 8 टाइप ऑफ वर्ड्स आर ऑल्सो known as parts of speech, parts of speech क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, ठीक है। अब जरा फिर से समझते हैं इसको। मैंने हेडिंग क्या लिखी है यहाँ पर? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को हम लोग कैसे समझेंगे, ठीक है। किसी ने भी कोई स्टेटमेंट कहा, मान लीजिए कोई 2 लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो आपस में क्या है? विचारों का आदान प्रदान, यही तो भाषा है, ठीक है। तो जो विचार आदान प्रदान हो रहे हैं वो किस रूप में हो रहे हैं? स्टेटमेंट के रूप में हो रहे हैं ना, कथन के रूप में हो रहे हैं। और कथन में कई शब्द शामिल होते हैं, वर्ड्स शामिल होते हैं, ठीक है। तो अब सारे वर्ड्स एक जैसे तो है नहीं, इसी वजह से क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स किया गया, ठीक है। शब्दों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। और कैसे किया गया ये आपके लिए लिखा मैंने यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन और प्लेस ऑफ ए वर्ड, मतलब एक शब्द की क्या पोजीशन है, मतलब क्या स्थिति है या फिर क्या स्थान है, कहां पर? इन ए सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट, एक कथन में, मतलब एक कथन में एक शब्द का क्या स्थान है या उसकी क्या स्थिति है, ठीक है। इस आधार पर देयर आर 8 टाइप ऑफ वर्ड्स। शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। और इन्हीं 8 प्रकारों को क्या कहा जाता है? हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक बात कह सकते हैं कि अगर हम लोग एक स्टेटमेंट में वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो वो जो वर्ड्स होंगे वो इन्हीं 8 टाइप्स में से ही होंगे, इनसे बाहर आप नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए भाई हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक, या फिर हम क्या कहेंगे उसको? शब्द भेद, ठीक है। अब देखिए शब्द भेद से ही क्लियर है, शब्द माने वर्ड हो गया, भेद माने क्या? उसका टाइप, काइंड्स, ठीक है। एक मिनट देखेंगे यहाँ पर बैक स्लाइड में, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। चाहे आप क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स के लीजिए और चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच के लीजिए, ये जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है इन लाइंस के द्वारा, ठीक है।
तो यही हमारा यहाँ पर भी लागू हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए भी। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो 8 प्रकार के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है, शब्द जो हैं 8 प्रकार के कौन कौन से हैं। सबसे पहले लिख लेंगे उनके नाम। नंबर 1 सभी ने पढ़ा हुआ है ये, नाउन। ठीक है, प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये जो 8 मैंने यहाँ पर टाइप्स लिखे हैं वर्ड्स के, अगर कोई भी स्टेटमेंट किसी के द्वारा भी कहा गया है, किया गया है, तो उसमें जो वर्ड्स यूज होंगे वो इन्हीं 8 टाइप्स में से ही होंगे। ठीक है, और हम लोग ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा है, वो डिसाइड करेंगे उस वर्ड को उस वाक्य में या फिर स्टेटमेंट में किस हैसियत से प्रयोग किया गया है, मतलब उसकी पोजीशन क्या है या फिर उसका प्लेस क्या है। ठीक है, एक बार इनको हिंदी में भी देख लेते हैं। नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? नाउन को कहते हैं संज्ञा। ठीक है, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव को विशेषण, वर्ब को क्रिया, एडवर्ब को क्रिया विशेषण, ठीक है, प्रीपोजिशन को कहते हैं संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, और कंजक्शन को बोलते हैं संयोजक, इंटरजेक्शन को बोलते हैं विस्मयादिबोधक। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने जो ये 8 टाइप्स लिखे हुए हैं, 8 प्रकार जो लिखे हुए हैं शब्दों के, ठीक है, यही 8 प्रकार जो होते हैं किसी भी स्टेटमेंट में यूज होंगे। मतलब किसी भी स्टेटमेंट में अगर जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं वो वर्ड्स सभी जो है वो इन्हीं 8 टाइप्स में से होंगे। ठीक है, एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स ये एडजेक्टिव वाले टॉपिक में ही आ जाते हैं। ठीक है, इसी में आ जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स जो होते हैं वो भी नाउन या प्रोनाउन को ही परिभाषित करते हैं ना, इस वजह से। और एडजेक्टिव की भी जो डेफिनेशन होगी अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्ड। ठीक है, एक एक जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई, यहाँ पर मैंने आपके लिए ये लिख दिया है कि ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। ये जो जितना भी मैंने अभी तक बताया है ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इंग्लिश के विषय में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक अपना पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं, नाउन। ठीक है, जैसा कि अभी लिखा था, नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। देखिए बाइलिंगुअल मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मोस्टली लोगों की जो मदर टंग है वो हिंदी है। ठीक है, तो अगर हम लोग हिंदी में रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, वैसे अगर बेसिकली देखा जाए तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं आपको सुविधा के लिए हिसाब से यहाँ पर दोनों भाषाओं में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं, तो नाउन को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। पहले मैं इस वर्ड के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, नाउन क्या है, ये क्या इसका मतलब होता है, किस भाषा से आया है, ठीक है, कैसे पहचानते हैं, सारी बातें पहले जान लेते हैं, फिर जो डेफिनेशंस होती हैं उनको मैं बता दूंगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले नाउन के विषय में जानते हैं। अगर हम लोग हिंदी की बात करें, हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञा, और संज्ञा की परिभाषा सभी ने पढ़ रखी होगी। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इंग्लिश पर आते हैं। नाउन, ये जो नाउन वर्ड है, ठीक है, ये हमारा एक शब्द है नोमेन। ठीक है, एक वर्ड क्या है? नोमेन है, और ये वर्ड आया है लैटिन भाषा से। ठीक है, और इस नोमेन वर्ड का अर्थ होता है क्या? नेम। ठीक है, क्या होता है? नेम। और नेम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? नेम को हिंदी में कहते हैं नाउन। इतनी बात समझे। नाउन जो वर्ड है
वो कहाँ से आया है, कहाँ से डेराइव हुआ है, ठीक है, ये नोमेन वर्ड से। नोमेन जो लिया गया है वो किस भाषा से आया हुआ है, किस लैंग्वेज से आया हुआ है, लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और इसका जो इंग्लिश में मतलब होता है वो होता है नेम, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं नाम। अच्छा, नोमेन को ही क्या कहा गया, नाउन कहा गया। क्या कहा गया, नाउन। जब नोमेन का अर्थ नेम है, ठीक है, और नोमेन को ही नाउन कहा गया है, तो नाउन का भी मीन क्या होगा, नेम होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नाउन और नोमेन, ठीक, ये दोनों का मीन क्या है, नेम। इसका मतलब नोमेन माने भी नाम और नाउन माने भी नाम, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज समझ सकते हैं, अगर हम लोग व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकली रूप में देखें, तो जो नाउन वर्ड है इसका मीनिंग क्या हो गया, एनी नेमिंग वर्ड। क्या हो गया, एनी नेमिंग वर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी नाम वाला शब्द, मतलब एक ऐसा शब्द जिसके द्वारा किसी भी नाम के बारे में पता चलता हो, जो किसी का नाम हो, ठीक है, जो किसी का नाम हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, नाउन कहते हैं। चलिए अब डेफिनेशन को देख लेते हैं। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, नाउन इज द नेमिंग वर्ड which can be used to name, ठीक है, जिसका प्रयोग किया जा सकता है इसके लिए, टू नेम एनी पर्सन, ठीक है, किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग्स का नाम हो सकता है, इमोशंस का नाम हो सकता है, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रैक्टिकली, जिसको हम डेफिनेशन कह सकते हैं क्या, कि नाउन क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नाम है, एक शब्द है जो क्या है, नाम है, किसी का भी नाम हो सकता है। ये आगे लिखा हुआ है, विच कैन बी यूज्ड, जो कि प्रयोग किया जा सकता है, टू नेम, नाम देने के लिए। किसको नाम देने के लिए, किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी थिंग को, या फिर इमोशंस, इमोशंस माने भावनाओं, भावनाओं के भी नाम होते हैं, ठीक है। ये सब हमारा नाउन कहलाता है। अच्छा, जो लैंग्वेज, जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ रखी है अभी तक, ठीक है, वो क्या पढ़ी है वो भी लिख लेते हैं एक बार। सिंपल डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम। एक निश्चित होता है ना, नाम जो है हर व्यक्ति का निश्चित होता है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन या फिर प्लेस, ठीक है, या फिर थिंग या इमोशन, ठीक है। नाउन क्या है, एक नाम है, किसका किसका नाम है, व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, ठीक है, व्यक्ति का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, या फिर भावनाओं का हो सकता है। आगे इटसेट्रा लिख देंगे हम लोग, ठीक है, ईटीसी मतलब इटसेट्रा इत्यादि। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे अगर पर्सन की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं रोहन, भाई किसी का नाम हो गया ये, ठीक है, क्या हो गया, रोहन। या फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर आगरा, ठीक है, या फिर लिख दिया बुक लिख दिया, ठीक, वस्तु के लिए यूज हो गया। या फिर मैं लिख दिया हैप्पीनेस, ठीक है, ईटीसी। तो यहाँ पर कुछ जो भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं, ये देखेंगे या फिर ये देखेंगे, ये देखेंगे या ये देखेंगे, ये सभी क्या है, किसी नेम को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के नेमिंग वर्ड। अब ये नेम अभी यहाँ पर ये क्लासीफाई नहीं किया गया है कि यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का नाम है या किसी ग्रुप का नाम है या कोई कॉमन नेम है, ऐसा नहीं। ये सब सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, ये सब नाउन कहलाते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई नाउन के बारे में, कुछ बेसिक जानकारी। अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन मतलब संज्ञा का वर्गीकरण या फिर नाउन का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन माने होता है वर्गीकरण करना। अच्छा, अब नाउन को अगर वर्गीकृत करें हम लोग, क्योंकि नाम कोई ऐसा वर्ड है जो क्या है, किसी का नाम है ना, तो इसको अगर हम वर्गीकृत करेंगे तो ये पहले तो अगर हम लोग मॉडर्न अप्रोच की बात करें,
ठीक है। जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें इसको बांटा गया है कॉन्क्रीट, ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है, जिसको क्या क्या बोलते हैं हम लोग, मूर्त रूप, ठीक है। और एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्या है, अमूर्त है, ठीक है। अब देखिए मूर्त या अमूर्त ये परिकल्पनाएं क्या है भाई। मूर्त किसे कहेंगे, ठीक है, और अमूर्त किसे कहेंगे। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं थोड़ा सा। अगर आप किसी छोटे बच्चे से, ठीक है, कहेंगे कि क्या आपने पेड़ देखा है, तो वो क्या करेगा, बता देगा भाई कि उसने देख रखा है, ठीक है। मतलब जिन भी चीजों को हम अपनी आंखों से डायरेक्टली देखते हैं, है ना, वो सभी क्या है, मूर्त है, ठीक है। अच्छा, जिन चीजों की हम कल्पना करते हैं, मतलब अपने दिमाग में सिर्फ सोचते हैं उन चीजों को, जैसे खुशी या फिर दुख या फिर हवा या फिर जो भी ऐसी चीजें जिनको कि हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, जिनका हम स्वाद नहीं बता सकते हैं, पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें मतलब जिन्हें ना देख सके, ना स्पर्श कर सके, ना उनका स्वाद चख सके, ये सब क्या है, हमारा अमूर्त है। मूर्त में क्या है, जो इस प्रत्यक्ष है सामने, वो सब मूर्त चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, अब नाम, क्योंकि हम लोग यहाँ पर नाउन पढ़ रहे हैं, तो नाउन में कंसेप्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई नाम तो देखिए व्यक्ति का भी होता है ना, वस्तु का भी होता है, स्थान का भी होता है, लेकिन कुछ भावनाएं हैं उनका भी तो नाम होता है, जैसे खुशी है, दुख है ना, ये सब क्या है, ये भावनाएं हैं, इनको ना तो हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं ना, ये अमूर्त चीजें हैं। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट दिया गया कॉन्क्रीट या और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ठीक है। ये हमारा क्लासिफिकेशन होगा किस आधार पर, मॉडर्न, मॉडर्न अप्रोच कह सकते हैं, ठीक है, मॉडर्न अप्रोच कह सकते हैं, या फिर इसको मॉडर्न इंग्लिश कह सकते हैं। मॉडर्न ग्रामर के बेसिस पर इसको दो भागों में क्लासिफाई कर दिया गया। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रेडिशनल पर, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है हमारा, ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमारा पारंपरिक तरीके से, अगर हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें, ठीक है, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन की बात करें, तो देयर आर 5 टाइप्स, ठीक है, या देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कौन कौन से हैं, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, ठीक है, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये हमारा पारंपरिक तरीका है पढ़ने का, ठीक, या फिर ओल्ड अप्रोच भी इसको बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल या फिर ओल्ड अप्रोच भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो इस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। ठीक, तो ये हमारे 5 काइंड्स हो गए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड अप्रोच या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच कह सकते हैं। अब अगर हम इसको हिंदी में समझना चाहें, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक, मतलब इसमें कोई ना कोई नाम पर्टिकुलर होगा। कॉमन नाउन क्या होता है, ये होता है जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक, और मटेरियल क्या होता है, पदार्थवाचक, और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, भाववाचक, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। तो ये हम लोगों ने लिख लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच और ओल्ड अप्रोच, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं जो पिछली स्लाइड थी उससे कनेक्ट करें, जरा देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, ठीक है।
मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है, दो प्रकार के, एक है कॉन्क्रीट नाउन और एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। जो प्रत्यक्ष रूप से देख सकें, छू सकें, स्वाद पता बता सकें, वो सब क्या है, हमारा कॉन्क्रीट नाउन है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, अमूर्त है, जिसको ना छू सके और ना ही उसको हम देख सके, वो अमूर्त होता है। ठीक है, अब जरा मैं इसके बेसिस पर बताएंगे, इनमें से जो मैंने यहाँ पर 5 काइंड्स लिखे हुए हैं, इनमें कौन से कॉन्क्रीट है और कौन से एब्स्ट्रैक्ट है, बता सकते हैं। बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पर जो मैंने लिख रखे हैं 5 काइंड्स जो लिख रखे हैं, इसमें आप 5वां देख रहे हैं तो पहले से एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है ना, ये तो है ही एब्स्ट्रैक्ट, सीधी सी बात है, भाववाचक है। भावनाओं को ना तो हम देख सकते हैं और ना उनको टच कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे यहाँ पर देखेंगे जो 4 लिखे हैं बाकी, प्रॉपर नाउन। क्या प्रॉपर नाउन को देखा जा सकता है, बताइए, ये कॉन्क्रीट है या नहीं है। किसी व्यक्ति, भाई नाम अगर किसी व्यक्ति का, तो व्यक्ति को तो देख सकते हैं, चाहे स्थान हो चाहे वस्तु हो, देख सकते हैं ना, तो ये क्या है हमारा, ये कॉन्क्रीट नाउन है। कॉमन नाउन में भी ऐसे वर्ड्स आएंगे जो किसी कॉमन, मतलब एक कह सकते हो जाति को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम देख सकते हैं। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक, समूह को भी देखा जा सकता है। मटेरियल मतलब पदार्थ, पदार्थ को भी देख सकते हैं। तो कह सकते हैं हम लोग कि ये जो 4 हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल, ठीक है, ये जो 4 नाउन है, ये कैसे हैं, ये है कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज अ कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, तो आप बता सकते हैं आराम से, उसको देखेंगे पहले, पहले ये डिसाइड करेंगे कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल में से है या नहीं है। अगर है तो वो कॉन्क्रीट होगा, अगर नहीं है तो एब्स्ट्रैक्ट है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के 2 अप्रोच देखे, है ना। एक देखा हम लोगों ने जो हमारा मॉडर्न अप्रोच है ना, उसमें क्या है, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। इसके अलावा हम लोगों ने देखा ट्रेडिशनल या फिर ओल्ड अप्रोच, जिसके अकॉर्डिंग 5 काइंड्स ऑफ नाउन हम लोगों ने यहाँ पर देखे। ठीक है, अब देखिए ये जो 5 प्रकार के हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं से संबंधित आते हैं, है ना। अच्छा, कैसे संबंधित आते हैं, इस बात पर विशेष गौर करना है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा ना। अब प्रॉपर नाउन के बारे में हमको ये पता होना चाहिए कि इसके साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है। ठीक है, ये सिंगुलर में है या प्लूरल में है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग ये सारी बातें। तो ये हमारा जो है, जो 5 काइंड्स ऑफ नाउन लिखे हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, है नहीं। क्योंकि परीक्षा में क्या होता है, जो हमारे एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं या फिर फिल करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसमें सब में इनका यूज होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम लोग एक एक नाउन को अच्छे से पहले समझेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये बात दिमाग में बनाए रखना, अभी क्या पढ़ रहे हैं, काइंड्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखिए नाउन में क्या क्या पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा आपको एक बार हिंट कर देते हैं। नाउन के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़े हैं, काइंड्स पढ़े नहीं है, अभी शुरुआत की है। ठीक है, काइंड्स। इसके बाद में हम लोग देखेंगे नंबर। ठीक है, नंबर। इसके बाद में देखेंगे नाउन में हम लोग क्या, जेंडर। ठीक है, जेंडर देखेंगे। उसके बाद में हम लोग नाउन में देखेंगे केस। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। कितनी चीजें हो गई भाई, यहाँ पर काउंट कर लेंगे। नंबर 1 पर काइंड्स पढ़ रहे हैं, फिर नंबर पढ़ेंगे, फिर जेंडर पढ़ेंगे और फिर केस पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नाउन लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारा अप्रोच रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है नाउन को पढ़ेंगे। नाउन के बारे में मैंने आपको समझा दिया। नाउन के काइंड्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद में नंबर पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है, इसके बाद में जेंडर पढ़ेंगे, है ना, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। इसके बाद में केस पढ़ेंगे। केस में क्या क्या आता है, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। ठीक है, किस केस में नाउन का यूज हो रहा है, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं अपना जो सबसे पहला है, क्या, काइंड्स। अच्छा, काइंड्स के लिए ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले, है ना, 5 काइंड्स ऑफ नाउन है। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। ठीक, प्रॉपर नाउन हिंदी में आपको पता ही है क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, अब देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है, प्रॉपर का मतलब क्या है, एक निश्चित हो गया, है ना। आगे नाउन के बारे में तो पता ही है, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। तो कह सकते हैं कि ऐसा नेमिंग वर्ड या फिर ऐसा नाउन
जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस और थिंग के लिए यूज किया गया हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है, चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। द नाउन लिख लीजिए, चाहे वर्ड लिख लीजिए। ठीक है, द नाउन विच इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। देखिए कौन कौन पर्टिकुलर, निश्चित कौन कौन, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, ठीक है, थिंग हो सकती है, इटीसी इटसेट्रा। ठीक, अब देखिए एक लाइन में डेफिनेशन हम लोग समझ लिए यहाँ पर क्या, द नाउन विच इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग इटसेट्रा, मतलब एक ऐसा नाउन जिसका प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा, एक निश्चित व्यक्ति, ठीक है, स्थान अथवा वस्तु को नाम देने के लिए। ठीक है, विच इज यूज्ड टू नेम कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर की जगह पर क्या कर सकते हैं, यूज टू नेम। ठीक, नाम देने के लिए, किसको नाम देने के लिए, पर्टिकुलर पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। ये हो गई डेफिनेशन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा प्रयागराज, क्या लिखा, प्रयागराज। ठीक है, अब इस वर्ड को सुनकर के आपको क्या लग रहा है कि किसी स्थान का नाम है प्रयागराज और एक निश्चित स्थान का ही नाम है ना, प्रयागराज। भाई अगर आपसे कहा जाए प्रयागराज तो तुरंत आप समझ जाएंगे क्या, एक स्थान का नाम है, पर्टिकुलर स्थान का नाम है। आगे लिखते हैं, जैसे मैंने किसी पर्सन का नाम लिख दिया, जैसे लिख दिया सरोज। ठीक, अब आप इसको समझकर भाई देख कर पढ़ ही सकते हैं ना, सरोज किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, पर्टिकुलर है, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है, ये भी मेरा प्रॉपर नाउन है भाई। ठीक है, अब मैंने लिख दिया यहाँ पर जैसे द रामायण लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये भी प्रॉपर नाउन है भाई, किताब का नाम है, धार्मिक पुस्तक का नाम है। ठीक है, इस तरीके से मतलब एक ऐसा वर्ड, ठीक है, द वर्ड विच इज यूज्ड टू नेम अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज प्रॉपर नाउन। ठीक है, चलिए ये तो हो गई डेफिनेशन। अब प्रॉपर नाउन के विषय में हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात, प्रॉपर नाउन always starts with capital letter। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो प्रॉपर नाउन होता है वो एक सेंटेंस में, स्टेटमेंट में कहीं पर भी आया हो, ठीक है, वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ये सबसे बड़ी बात होगी, पंक्चुएशन में इसको ध्यान रखा जाता है। अगली बात क्या होती है भाई, प्रॉपर नाउन हैज ऑलवेज अ यूनिक, ठीक है, क्वालिटी कह सकते हो या फिर यूनिक पोजीशन कह सकते हैं। मतलब कह सकते हो कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, एंड ऑलवेज अ यूनिक एंड देयर इज नो हिंदी मीनिंग ऑफ इट। अगर आपसे कहा जाए भाई प्रॉपर नाउन कोई लिखा हुआ है, कह दें इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो तो किसी का नाम है ना। ठीक है, तो नेमिंग वर्ड की कोई हिंदी मीनिंग नहीं होती है। ठीक, चलिए भाई, अगर होगी भी तो वो सिंगल होगी, उसके जैसा फिर दूसरा नहीं होगा। और कुछ बातें इसके बारे में, प्रॉपर नाउन के बारे में अगली बात जान लेते हैं। अच्छा, अब देखिए अगली बात जानने से पहले थोड़ा यहाँ पर जानकारी समझ लेंगे कि जो नाउन का यूज होता है, अगर हम लोग स्टेटमेंट की बात करें या सेंटेंस की बात करें, मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है, तो प्रॉपर नाउन या फिर नाउन जो होता है, हमेशा नाउन की बात कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉपर नाउन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमेशा कहाँ पर यूज होता है, सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के या फिर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। इतनी बात समझ रहे। अब अगर एक नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो वो हमेशा एक वर्ब को फॉलो करेगा भाई, है ना। अब यहाँ पर जो वर्ब आएगी, मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब है,
ठीक है। तो अब ये कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए या प्लूरल होनी चाहिए, किस पे डिपेंड करेगा, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, नाउन है। तो इस वजह से ये जो 5 काइंड्स ऑफ नाउन लिखे हैं उनके बारे में जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही पॉइंट यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग। पढ़ कौन सा रहे, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन ऑलवेज follows a singular verb, सिंगुलर वर्ब, मतलब जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है। बिकॉज, क्यों ऐसा होता है भाई, बिकॉज देयर इज नॉट एनी प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन, ठीक है, इतनी बात समझे। मतलब जो हमारा प्रॉपर नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि प्रॉपर नाउन की प्लूरल फॉर्म होती ही नहीं, ठीक है, बहुवचन रूप इसका होता ही नहीं है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड प्रायर टू प्रॉपर नाउन। इसका क्या मतलब हुआ भाई, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा प्रॉपर नाउन के साथ में। आर्टिकल मतलब ए एंड द, ठीक है, ए एंड द का यूज हम लोग प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन होता है तो हम लोग इसका यूज कर भी लेते हैं भाई। कहाँ पे करते हैं देखिएगा, प्रॉपर नाउन का यूज कहाँ पर, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज कहाँ पर हो सकता है, देखिए पहले समझा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और उसका यूज अगर हम एक कॉमन नाउन की तरीके से कर रहे हैं। कॉमन नाउन मतलब क्या हो गया, जैसे किसी का नाम है, किसी भी व्यक्ति का नाम है और उसका नाम एक मिसाल के तौर पे यूज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं कालिदास, ठीक, अब देखिए प्रॉपर नाउन है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब इस सेंटेंस में अगर आप गौर करके देखेंगे तो कालिदास, ये देखिए नाम है किसी व्यक्ति का, तो प्रॉपर नाउन हो गया। क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर ये देखेंगे शेक्सपियर, ये भी प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन अभी बताया गया कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर किया गया है। अब एक बार इसके अर्थ को देखेंगे, क्या कह रहे हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर है, ठीक है। अब भाई सीधी सी बात है, कालिदास वास्तव में शेक्सपियर थोड़ी ना बन गए, उनके लक्षणों के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर कंपैरिजन करके कह दिया गया कि शेक्सपियर का जो स्थान उनके देश में है वही स्थान कालिदास का भारत में है, ठीक है। तो यहाँ पर शेक्सपियर से पहले क्योंकि द आर्टिकल का यूज हो गया है इनके गुणों को तुलनात्मक रूप से बताने के लिए, इस वजह से ये जो पूरा है ये कॉमन नाउन के तरीके से यूज हो जाएगा। कॉमन नाउन अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस बात को लेकर के आप कंफ्यूज मत होना कि किसी प्रॉपर नाउन के पहले अगर द आर्टिकल का यूज आ गया तो बिल्कुल गलत ही है, ऐसा नहीं। कभी कभी हमारा एक्सेप्शन वाले केसेस भी यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर जो प्रॉपर नाउन होता है उसकी पोजीशन या प्लेस के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो प्रॉपर नाउन है या नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे प्रॉपर नाउन के बारे में। अभी कुछ और अगर होंगे तो मैं बता दूंगा आपको बाद में। चलिए, तो प्रॉपर नाउन को बस यहाँ पर खत्म करते हैं और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। आने वाली क्लास में मैं आपको कॉमन नाउन और उसके जो बाकी बचे हुए काइंड्स हैं वो पढ़ा देंगे, और उसके बाद में फिर नाउन नंबर देखेंगे, नाउन जेंडर और नाउन केसेस, ठीक। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर रूप से जारी रखिए, बने रहिए गोल्डन एज कैरियर पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।